है मेरे राम? राम अभी है चित्रकूट में, प्रस्थान के लिए विचार तो कर लिया है, लेकिन प्रस्थान तो प्रस्थान है, होते होते होता है। राम विचार में है चित्रकूट में। चित्रकूट प्रवास में राम को एक बड़ा लाभ मिला है। ये राम स्वयं में विचार कर रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं। चित्रकूट में रहते हुए राम की मुलाकात उनके स्व से हो गई, उनके स्व से हो गई। एक बड़ा लाभ मिला और परिणाम भी निकला। अभी तक राम को आगे के कर्म की दिशा स्पष्ट नहीं थी जब तक वो चित्रकूट आए हैं, और तब तक राम को तो एक बात थी कि वनवास के 14 वर्ष व्यतीत होंगे और उसमें राम कोई उत्पादक क्रिएटिव कार्य करेंगे। इतना तो राम के मन में स्पष्ट था, कोई दिशाहीनता नहीं थी। लेकिन ये उत्पादक कर्म होगा क्या? What have to be the productive karma? That was not clear. अब चित्रकूट के प्रवास में, सुरम्य वातावरण में, कामदगिरी की छांव में, मंदाकिनी नदी के तट पर और यहाँ के एक शांत वातावरण में, जहां न राक्षसों के आक्रमण है, न किसी प्रकार का कोई व्यवधान है, राम की अंतश्चेतना ने, सुपर कॉन्शियस ने अपना कमाल कर दिया है और राम के अंदर एक कल्पना व्यवस्थित हो गई है। और वो कल्पना क्या है? राम राज्य की स्थापना करना। मेरे राम, बहुत बात होती है राम राज्य की। आज तुम मेरे राम मेरे सिग्नेचर टच में देख लो कि राम राज्य क्या है, और पढ़ भी लेना कि गांधी जी का राम राज्य क्या है और किसका राम राज्य क्या है। लेकिन राम राज्य वास्तव में क्या है, ये जो राम ने बनाया है वो राम राज्य। राम की आत्मा ने स्पष्ट कर दिया है, राम राज्य का अर्थ है सामाजिक न्याय की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस। केवल सामाजिक न्याय ही नहीं, सामाजिक न्याय के साथ में राम ने एक और अवस्था दी है, एक और प्रपोजिशन दिया है, नैतिक भोगवाद को विकसित करना। एक बड़ी भूल है लोगों में, बड़ी भूल है, तुम ना करना मेरे राम, कि नैतिकता यानी मोरालिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी ये भोग के विरोधी नहीं। नैतिक भोग भी है और हमारे आपके जीवन में ये नैतिक भोग ही तो चलता है। नैतिक भोग, नैतिकता भी और भोग, दोनों चीजें, ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट नहीं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे की पूरक है। नैतिकता भी और भोग, ये राम ने स्पष्ट किया है। नैतिक भोगवाद, नैतिक भोग, मॉरल मटेरियलिज्म का अर्थ है अपनी स्त्री एवं अपने स्व अर्जित या पारिवारिक धन का भोग करना। इतनी छोटी सी बात है, समझो भाई। अगर व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित या परिवार से विरासत में मिले हुए धन का उपयोग कर रहा है भोग के लिए, एक बेहतर जीवन जी रहा है, चाहे वो इत्र के दिए जलाता हो या घी के दिए जलाता हो, चाहे वो मेवे खाता हो या फल खाता हो या चने खाता हो,
अगर अनैतिक रूप से किसी के धन का अपहरण नहीं किया गया है तो इस भोग में क्या बुराई है? मेरे राम तुम ही बताओ, ये नैतिक है कि नहीं? जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए साल की इनकम पर काम कर रहा है और वो एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर कर रहा है, भोग है, उसमें क्या बुराई है? क्यों दोष देना कि लोग एसी में बैठ करके ऐसा सोचते हैं? अच्छा सोचने के लिए जरूरी नहीं है कि भरी गर्मी में किसी भी स्थान पर एक पेड़ के नीचे बैठ करके ही सोचा जाए तभी नैतिक सोच हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे राम, ये नैतिक भोगवाद। अगर हमने किसी की संपत्ति का अपहरण नहीं किया है, अनैतिकता के माध्यम से किसी पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया है और धन है आपके पास में और आप उसका भोग कर रहे हैं, तो ये नैतिक भोगवाद ही तो है। अपनी स्त्री के साथ व्यक्ति अगर नृत्य कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? रमण कर रहा है व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ, कोई स्त्री अपने पति के साथ रमण कर रही है तो कौन सी बुराई है? ये तो नैतिक भोग है। अनैतिक तो तब होगा जब वो किराए की स्त्रियों के साथ भोग करेगा, अपहरण करके लाई हुई स्त्री के साथ भोग करेगा तो अनैतिक होगा। ये तो नैतिक भोग है, तो भोग अनैतिक नहीं। मटेरियलिज्म इज नॉट इलीगल, इज नॉट इमोरल, इट इज नॉट अनएथिकल। ये है राम की स्थापना, नैतिक भोगवाद। अगर बलपूर्वक किसी पर हमने अपने विचार और अपने कर्म को आरोपित नहीं किया है तो सात्विकता है, सामाजिक न्याय है, नैतिकता है। ये है राम राज्य। राम वर्तमान समय में अनैतिक प्रवृत्तियों वाले राक्षस अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं, ये राम देख रहे हैं। राम अनुभव कर रहे हैं कि उस समय राक्षस भी भोग करता है, लेकिन उसके भोग के माध्यम इमोरल होते हैं, अनैतिक। और ऐसा बढ़ता जा रहा है इस समय, राम के समय में। लोग कहते हैं कि आज अपराध बढ़ गया है, आज अनैतिकता बढ़ गई है। एक कंपैरेटिव स्टैटिस्टिकल डाटा निकाल के देखिए कि किस युग में अनैतिकता नहीं थी और किस युग में अपराध नहीं था। फिर ये कहा जाए विश्वास के साथ में और भरोसे के साथ में कि आज बढ़ गया। ये तो हमेशा से, मैं अपराध और अनैतिकता के पक्ष में नहीं कह रहा हूं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कुंठा लाने की आवश्यकता नहीं है कि आज बढ़ गया। लोग कहते भारत में बहुत अपराध है, इंडेक्स देखिए अपराध की। क्या अमेरिका में अपराध नहीं? न्यूयॉर्क जैसा शहर अमेरिका का, जिसमें मैं सवेरे टहलने के लिए निकला तो जो मेरे होस्ट थे जिनके घर में ठहरा हुआ था, उन्होंने मुझे कुछ $100 दिए, बोले जेब में रख लो। मैंने क्यों रख लूं, मेरे पास है डॉलर्स, मैं ले नहीं जा रहा हूं, मुझे सुबह कोई शॉपिंग नहीं करनी है, मैं तो टहलने जा रहा हूं सुबह के 7 बज रहे। बोले इसीलिए तो रख लो, कोई आएगा और गन लगा देगा और तुमसे कहेगा कि जो कुछ जेब में है निकाल के रख दो। अगर तुम कहोगे कि मेरे जेब में कुछ नहीं है तो तुम्हें गोली मार सकता है। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो ये $100 उसको निकाल के दे देना और चुपचाप चले आए। ये न्यूयॉर्क का अपराध है। कानपुर में वाइस चांसलर रहे थे, उनको गोली मार दी थी न्यूयॉर्क में ही, क्योंकि उनकी जेब में कुछ नहीं था। कि डेथ नहीं हुई थी लेकिन घायल हो गए। ये न्यूयॉर्क का अपराध है। अमेरिका जिसे लोग स्वर्ग समझते हैं, ये वहां का अपराध है। मैं अपराध के पक्ष में नहीं, मैं ये बता रहा हूं
कि बेमतलब केवल अपने को कुंठित करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत दरिद्र हैं, हम बहुत गिरे हुए हैं, या हमारे यहां ये अधिक। तो राक्षस तो अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी सर घुटाए हुए लोग आते हैं और पिस्टल और चाकू के बल पर छीन ले जाते हैं सामान। दक्षिण अफ्रीका में इतना अपराध है, जोहान्सबर्ग जो आर्थिक राजधानी है, 1 किलोमीटर जाना मुश्किल है जब तक कि AK-47 के साए में आप न चल रहे हो। मैं खुद लुटते लुटते बचा वहां पर, अगर रक्षक ना आ गए होते तो शायद मैं लौट के नहीं आ पाता। तो राक्षस तो वहां भी हैं, राक्षस तब भी थे, बस यही सब राक्षस। राम अनुभव कर रहे हैं कि रावण का जो शक्तिशाली नेतृत्व मिल गया है राक्षसों को, इसलिए उनकी राक्षसी प्रवृत्ति और भी बढ़ती जा रही है। राम ने बड़ा कीन ऑब्जर्वर है राम, बहुत महीन तरीके से सोच लेते हैं। अचीवर होने की ये बहुत जरूरी आवश्यकता है। आज राम देख रहे हैं कि आर्यों और देवों में भी बहुत अनैतिक प्रवृत्ति है। आर्य भी अनैतिक है, देवता भी अनैतिक। अनैतिकता केवल राक्षसों में नहीं है, बस फर्क है कि आर्यों में और देवों में अनैतिकता की मात्रा कम है, वो नैतिकता में अनैतिकता का प्रयोग कर लेते हैं, बस यही तो है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो अहिल्या वाला प्रकरण कैसे हुआ, कैसे हुआ? जाने कितने प्रकरण हैं जिनके आधार पर विदेशी लोग हम लोगों को शर्मसार करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे देवता तो कैसे कैसे। राम चित्रकूट में है, विचार आ रहे हैं उनके अंदर और स्थिरता मिलती जा रही है। राम ने अब अपना विचार स्थिर कर लिया, तो राम राज्य की स्थापना के लिए अब आर्यावर्त की सीमाएं भी बहुत थोड़ी है राम के लिए। राम राज्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसे पूर्ण करने में एक युग भी पर्याप्त नहीं है। राम ये जान गए हैं, राम ये जान गए हैं। राम को ऐसा महसूस हो गया है, एक अनंत कर्म उनके पास में आ गया है जो उन्हें पूरा करना है। राम की जो व्यापकता को अवरोध, राम की जो व्यापकता है कर्म का, जो राम ने जो कर्म निर्धारित किया है उसकी व्यापकता है, उसमें समय और सीमा को लेकर के उसे अवरोध मान करके राम को रुक नहीं जाना, क्योंकि राम एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। इसलिए अब राम के मन में शांति के साथ में उत्तेजना व्याप्त हो गई है अपने कर्म को लेकर। राम जानते हैं कि यह शुभ है, क्योंकि आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्तियों के अतिरिक्त आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, धार्मिक व्यक्ति के लिए ठीक है शांति की आवश्यकता होती है, लेकिन राम ये भी जानते हैं कि आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्तियों के अतिरिक्त अकर्मण्य लोग ही अधिक शांति की तलाश करते हैं, अधिक तलाश करते हैं। ये राम समझ गए। अक्सर लोग आपको मिल जाएंगे ये कहते हुए कि बड़ी सुकून चाहिए, उनसे पूछो कि तुमने अपने जीवन में अभी तक ऐसा क्या उत्तेजक कर्म किया है, कौन सा श्रम किया है, कौन सी उपलब्धियां तुम्हारे पास में है कि तुम्हें शांति चाहिए और सुकून चाहिए। ये अकर्मण्य लोग हैं जो जिंदगी के हर कदम पर
हर पल चाहते हैं कि सुकून मिल जाए, सुकून की जरूरत तो हो तब मिल जाए। ऐसे सुकून से क्या करोगे तुम? कुछ कर लिया हो तब सुकून चाहिए। स्वेद का आनंद ही तब है जब श्रम किया जाए, बिना श्रम के स्वेद का आनंद कहां मिलेगा? राम को सुकून नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए, राम को आलस्य नहीं चाहिए। राम के कर्म का निर्धारण हो गया है, इसलिए राम के मन में उत्साह जागृत हो गया है। चित्रकूट से उन्हें अब आगे बढ़ना है और उस आगे बढ़ने को लेकर के राम को बहुत ही उल्लास का अनुभव हो रहा है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, ममहिय गगन इंदु नव बसहु सदा निकाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। अब राम को चित्रकूट से आगे बढ़ना है और उसके कारण चित्रकूट छोड़ने का या वहां से आगे बढ़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण राम को स्पष्ट हो गया है। क्योंकि राम ने ताड़का को मारा है, सुबाहु को मारा है, मरीचि को प्रताड़ित किया है, यानी राक्षसों से राम पंगा ले चुके। पहले तो राक्षसों को लग रहा था कि राम राजा होने जा रहे हैं, और राजा होने जा रहे हैं तो अयोध्या पर आक्रमण करना संभव नहीं था राक्षसों। लेकिन अब बात बदल गई। राम तो वन में आ गए हैं और वो भी केवल अपने एक भाई के साथ में और पत्नी सीता के साथ में। अब राम पर आक्रमण करना बड़ा आसान हो। सीता को तो राक्षस राम की एक जिम्मेदारी मानते थे और राम की मूर्खता पर हंसते थे। राक्षसों को लगता था कि राम एक लायबिलिटी साथ में लेकर के चल रहे। लायबिलिटी आपके जीवन में आप सबको मैं मान रहा हूं मेरे राम कि तुम सब अचीवर्स ग्रेड के लोग, या तो अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ला चुके हो या लाने वाले। क्या होता है अचीवर्स की जिंदगी में? दो प्रकार के लोग उससे कनेक्टेड होते हैं। एक एसेट्स होते हैं और एक लायबिलिटी होते हैं। सुना होगा ये। एसेट्स जो होते हैं वो आपके कर्म को में वैल्यू एडिशन करते हैं, मूल्य वर्धन करते हैं, उस कर्म को और अच्छा बनाते। और जो लायबिलिटी होते हैं वो आपके गले में लटक जाते हैं, आपकी बाह पकड़ करके पीछे खींचते हैं। उनकी आपको जिम्मेदारी लेनी होती है, उनका भरण पोषण करना होता है, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्हें कहते हैं लायबिलिटी। और एसेट आपको वैल्यू एडिशन करता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, भले ही उसके बदले उसका भी लाभ हो रहा हो, इट्स ऑल राइट, ये तो ठीक। तो राक्षस यही मानते हैं
कि सीता लाइबिलिटी है राम की। सीता लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है। ये अभी नहीं जानते राक्षस, उन्हें आगे पता लगे। सीता का अतीत भी उन्हें नहीं पता है कि सीता जब जनक की बेटी थी, रामा नहीं थी। अब तो सीता रामा है, राम की पत्नी रामा। लेकिन सीता जब सीता थी और जनक अपने पिता के पास थी मिथिला में, तो सीता वो काम कर रही थी जो किसी राज्य का प्रधानमंत्री करता है। जनक की सबसे प्रमुख सहयोगी इंटरनल अफेयर्स में, होम अफेयर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में, गवर्नेंस में सीता थी। हाँ, सीता के अंदर भी प्रबोधन है। गार्गी से, जब से सीता मिली है गार्गी से और गार्गी आई है जनक के दरबार में, जनक के महल में, सीता का रूपांतरण भी हुआ है। सीता ने अस्त्र शस्त्र चलाने भी सीखे, आयुर्वेद की शिक्षा भी ग्रहण की है। सीता एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। और सीता कौन? सीता तो अब राम की शक्ति है, और शक्ति के बिना तो शिव भी शून्य हो जाते। राम को सूचनाएं मिल रही, राम को क्यों छोड़ना है चित्रकूट, क्यों आगे बढ़ना है। राम को सूचनाएं मिल रही है कि राक्षसों ने चित्रकूट में आना जाना शुरू कर दिया है और लगातार राक्षस राम की रेकी कर रहे हैं। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, राम तो राक्षसों को बड़े आराम से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन राम ने अपने चरित्र का निर्माण सिद्धांतों से किया। राम प्रोएक्टिव हैं, इसलिए वो इस परिस्थिति से में जानते हैं कि चित्रकूट में जो वनवासी हैं उनका बहुत नुकसान होगा। जो ऋषि वहां तपस्या कर रहे हैं वे भी राक्षसों के घेरे में आ जाएंगे। इससे राम वहां ठहरना नहीं चाहते। 10 माह बीते बीते राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय ले लिया और चित्रकूट से प्रस्थान के साथ ही राम ने एक बात और पता कर ली थी। चित्रकूट में रहते हुए, विचार करते हुए, जानते हुए, सोचते हुए कि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण ऋषि का आवास है, ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया चित्रकूट की सीमा जहां समाप्त हो रही है और दंडकारण्य की सीमा जहां से प्रारंभ हो रही है, वही है अत्रि का आश्रम। राम को जाना है अत्रि के आश्रम में, मिलना है उनसे, प्रबोधन लेना है, तब अंतिम रूप से विदा लेंगे राम चित्रकूट से और बढ़ेंगे दंडकारण्य की तरफ, दंडक वन की तरफ बढ़ेंगे। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, संतत मोह पर कृपा करे हूँ। सेवक जानी तजी हूँ जनी ने हूँ, सेवक जानी तजी हूँ जनी ने हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया